नमस्कार बच्चों, जल्दी ही आपके PT1 एग्ज़ाम होने वाले हैं और आज के वीडियो में सबसे पहले हम PT1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के लिए। तो देखते हैं कि PT1 सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले हम बात करें PT1 पाठ्यक्रम की, तो हम गद्य खंड से केवल एक चैप्टर ले रहे हैं, बड़े भाई साहब, चैप्टर नंबर 1। आप सब लोग नोट डाउन करें, लिख लें। काव्य खंड से हम 2 चैप्टर ले रहे हैं, कबीर और मीरा, कबीर की साखी और मीरा के पद। वहीं हम संचयन से ले रहे हैं चैप्टर नंबर 1, हरिहर काका। और व्याकरण में हम ले रहे हैं शब्द व पद में अंतर और इसकी परिभाषा, यानी आपको शब्द और पद की परिभाषा समझ के याद करनी है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। और साथ ही मुहावरे, क्योंकि हमने बड़े भाई साहब चैप्टर और संचयन से बहुत सारे मुहावरे किए हैं, तो इन सारे चैप्टर्स के जितने भी MCQ बनते हैं उनकी तैयारी आपको करनी है। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ, गद्य खंड से चैप्टर नंबर 1 बड़े भाई साहब, काव्य खंड से 2 चैप्टर आ रहे हैं, कबीर के की साखी और मीरा के पद। संचयन से आ रहा है चैप्टर नंबर 1 हरिहर काका, और व्याकरण में आ रहा है शब्द व पद में अंतर व इसकी परिभाषा, और लास्ट में मुहावरे। तो ये सारा सिलेबस जो है हमारे PT1 का है। बच्चों, मैं इसके पहले आपको बड़े भाई साहब और कबीर का दोहरान करवा चुकी हूँ, किंतु अभी एग्जाम में हमें बड़े भाई साहब पाठ का, यही सारे सिलेबस का दोहरान करना है। तो आज की इस कक्षा में हम बड़े भाई साहब पाठ का दोहरान करेंगे। तो बड़े भाई साहब जो पाठ है उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। और प्रेमचंद जैसा कि आप जानते हो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, प्रसिद्ध कहानीकार हैं, तो इनके बारे में सामान्य जानकारी हम ले लें, क्योंकि हमारा जो पेपर आएगा वो MCQ पर आधारित आएगा, चयन करने वाले प्रश्न होंगे, इसलिए आपको लेखक परिचय भी पूरा डिटेल में पढ़ना है, यानी उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनका देहांत कब हुआ था, साथ ही उनकी कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ हैं, उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, बड़े भाई साहब कहानी में क्या पढ़ने को मिला, वो सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है और उसमें से जितने MCQ बन सकते हैं वो आपको बनाने हैं। तो देखते हैं बड़े भाई साहब पाठ का दोहरान। तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की बात करें। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के करीब लहमी गांव में 1880 में हुआ, और इनका जो नाम था वो धनपत राय था, किंतु उर्दू में जब इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया तो गुलाब राय के नाम से इन्होंने उर्दू में लेखन कार्य किया। वहीं हिंदी में ये मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखा करते थे। आजीविका चलाने के लिए इन्होंने मैनेजरी, इंस्पेक्टरी, बहुत से अन्य कार्य, शिक्षक का कार्य भी इन्होंने किया, और ये काफ़ी सारा लेखन कार्य साथ में करते रहे। इसके अलावा जो इनका लेखन था, लेखन में इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी। वो कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई हैं। मुंशी प्रेमचंद का जो लेखन है उसमें मुहावरे और व्यंग्यात्मक बातें हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही इनका जो पहला उपन्यास उर्दू में छपा था, सोजे वतन, वो अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उसमें क्रांतिकारियों के बारे में काफ़ी उल्लेख था। वहीं अगर इनके उपन्यास की बात करें तो प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र। और ये जो कहानियाँ हैं, ये जो उपन्यास हैं, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। साथ ही इनमें से कुछ उपन्यासों पर अच्छे नाटक और फिल्मों का निर्माण भी किया गया है, क्योंकि कुछ समय मुंशी प्रेमचंद ने मुंबई फिल्म नगरी में भी बिताया, क्योंकि वो अपने उपन्यास लेखन के कार्य के रूप में फिल्मों में इस्तेमाल करना चाहते थे, किंतु वहाँ की दुनिया उन्हें रास नहीं आई और वो वापस अपने लेखन के कार्य में जुट गए। तो इनमें से, इन प्रसिद्ध उपन्यासों में से कई उपन्यासों पर बहुचर्चित फिल्मों का निर्माण भी किया गया है, जिसमें से गोदान और निर्मला प्रमुख रूप से काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। प्रस्तुत कहानी बड़े भाई साहब, जिसे कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, ये कक्षा 10 के लिए आपको दी गई है। और बड़े भाई साहब पाठ के माध्यम से भी लेखक ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जिनके घरों में बड़े बहन भाई होते हैं वो छोटे बहन भाइयों पर किस तरह से हुकूमत करते हैं या उन्हें डांटते डपटते हैं, पर उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ नहीं होता। कहीं ना कहीं वो अपने छोटे बहन भाइयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी प्रगति चाहते हैं, इसीलिए वो उन्हें डांटते डपटते, क्योंकि उन्हें अपने बड़े होने का एहसास है।
पाठ में जो लेखक हैं, पाठ में जो बड़े भाई साहब हैं, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का बड़ा एहसास है और उस एहसास के चलते ही वो छोटे भाई पर को डांटते डपटते हैं और हमेशा निर्देश देते हैं कि उसे पढ़ते रहना चाहिए। वहीं अगर हम पाठ की बात करें तो बड़े भाई साहब लेखक से 5 साल बड़े थे और 3 कक्षा आगे थे। लेखक भी उसी उम्र में पढ़ने गया था जिस उम्र में बड़े भाई साहब गए थे, किंतु फिर भी वो 3 दर्जे ही आगे थे। खेलकूद की बात करें तो लेखक था, उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, वो हमेशा खेलने कूदना पसंद करता था और जब भी उसे मौका मिलता वो पढ़ाई छोड़ खेलने निकल जाया करता था। बड़े भाई साहब के स्वभाव की अगर हम बात करें तो बड़े भाई साहब थोड़े से अनुशासन प्रिय थे, गुस्सैल थे और अध्ययनशील थे। हमेशा किताबें पढ़ते रहते और छोटे को भी किताबें पढ़ने के लिए ही प्रेरित करते, यहाँ तक कि वो दिमाग को आराम देने के लिए भी किताबों का ही इस्तेमाल किया करते। समय सारणी, जब लेखक को अक्सर डांट पड़ती बड़े भाई से कि तुम पढ़ते नहीं हो, तो वो एक हार्ड टाइम टेबल, कठिन समय सारणी अपने पढ़ने की बना लेता, किंतु खेलकूद का उसका मन हमेशा समय सारणी टाइम टेबल को बिगाड़ देता और वो टाइम टेबल की अवहेलना कर कर खेलने चला जाता। वहीं बड़े भाई साहब, जब पहली बार बड़े भाई साहब ने उसे डांटा तो उसे अंग्रेजी विषय का भय दिखाया और कहा कि ये विषय इतना कठिन है कि आसानी से नहीं आ जाता। बड़े बड़े पढ़ने वालों को भी, बड़ी बड़ी कक्षाओं तक भी अंग्रेजी विषय ढंग से लिखना और पढ़ना नहीं आता है। वहीं जब एनुअल एग्जाम होते हैं तो लेखक ये देखता है कि बड़े भाई साहब इतने अध्ययनशील हैं, पढ़ाकू हैं, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए और लेखक हंसते खेलते खेलते कूदते पास हो गया। तो यहाँ असल चीज़ है समझ की, कि कोई चीज़ को कितना समझ के पढ़ा जाता है। किंतु लेखक के पास होने के पीछे कहीं ना कहीं बड़े भाई साहब का हाथ था, क्योंकि बड़े भाई साहब के डर से ही लेखक कभी कभार पढ़ लेता था और पास हो जाता था। कई बार लेखक, एक बार जब लेखक बहुत पूरा दिन खेलकूद में बिताकर शाम को घर आया तो बड़े भाई साहब ने उसे डांटते हुए विभिन्न विषयों का डर बताया कि इतिहास कोई इजी नहीं है, विभिन्न शासकों के नाम याद करने पड़ते हैं, साथ ही अलग अलग विषयों का डर दिखाया और इन विषयों के डर को देखते हुए लेखक को लगा कि वो शायद अब आगे नहीं पढ़ पाएगा, किंतु फिर भी हिम्मत जुटाकर उसने पढ़ाई शुरू की। और इस तरह से जब दोबारा इम्तिहान हुए और बड़े भाई साहब दोबारा फेल हो गए तो उन्होंने अनुभव की बात की और कहा कि असल चीज़ है अनुभव, यानी व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। मैं हमेशा बड़ा हूँ और बड़ा ही रहूँगा, इसलिए तुम ये मत सोचो कि मैं फेल हो गया हूँ तो मुझे तुम्हें डांटने का अधिकार नहीं रहा है। तो इस तरह से उन्होंने अनुभव की बात की और कहा कि मैं हमेशा बड़ा हूँ और बड़ा ही रहूँगा, इसलिए मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। साथ ही माँ और दादा का भी उन्होंने उल्लेख किया कि माँ और दादा चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, किंतु उन्हें ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है, इसलिए मैं फेल जरूर हो गया हूँ लेकिन मुझे तुम्हें डांटने डपटने का पूरा अधिकार है। इसी प्रकार से उन्होंने अनुभव की नई सीख देते हुए अपने छोटे भाई को डांटा और कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें डांटता हूँ, वरना मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा भी मन खेलने कूदने को करता है, किंतु मैं खेलने इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं गलत राह चलूँ तो तुम्हें सीख कैसे दूँ। लेखक को जब इस बात का पता चला और एहसास हुआ तो उसे अपने बड़े भाई के प्रति सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हुई कि वास्तव में बड़े भाई साहब मुझे सही ही डांटते हैं, क्योंकि उनके डांटने डपटने के चलते ही मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ और पास हो जाता हूँ। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में देखा कि जो बड़े भाई साहब हैं वो किस तरह से अपने छोटे भाई को दिशा निर्देश देते हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो डांटते डपटते रहते हैं। छोटा भाई भी, यहाँ पर छोटे भाई का भी जो कैरेक्टर है बहुत अच्छा बताया कि छोटे भाई ने कभी भी पलटकर अपने बड़े भाई को जवाब नहीं दिया, हमेशा उनकी आज्ञा को सुना और हमेशा उनकी बात को मानता रहा, चाहे वो उसे कई बार बुरा भी लगता था, किंतु वो उनका आदर और सम्मान करते हुए चुपके चुपके ही खेलने जाया करता था। वहीं अगर हम इस पाठ में सीख की बात करें कि ये पाठ हमें क्या सीख देता है, तो बच्चों ये पाठ हमें 2 तरह से सीख देता है। एक तो बड़े लोगों के लिए ये संदेश देता है कि जब तक हमें खुद कोई काम अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक हम उस काम के लिए दूसरे को एडवाइस नहीं कर सकते। यहाँ बड़े भाई साहब को भी पास होकर दिखाना चाहिए था, किंतु बड़े भाई साहब स्वयं पढ़ने में अच्छे नहीं हैं और वो इस बार बार छोटे को पढ़ने के लिए कहते हैं, इसीलिए जो उनकी बात है वो इफेक्टिव नहीं होती है और इसीलिए जो छोटा था उनकी बात को आसानी से नहीं समझ पाता है। तो जब हमें किसी चीज़ का अच्छे से ज्ञान हो तभी हमें उसे दूसरों को बताना चाहिए। यही छोटे भाई के लिए भी का उदाहरण देते हुए यहाँ पर बहुत अच्छी सीख है कि बड़ों की डांट डपट सुनकर भी हमें उन्हें पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि बड़े तो हमेशा बड़े ही रहेंगे, उन्हें वास्तव में ज़िंदगी का हमसे ज़्यादा अनुभव होता है। तो यहाँ पर हमने बच्चों ये देखा कि किस तरह से बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को सही राह पर दिखाने के लिए, सही राह पर चलाने के लिए
खेल कूद की अवहेलना की और अपना बचपन तिरोहित कर दिया ताकि अपने छोटे भाई को सही राह पर चला सके। तो बच्चों, आपको PT1 में इसके लेखक परिचय से और पाठ से बनने वाले सारे MCQ, सारे चयन करने वाले प्रश्न आपको ढूंढने हैं, यानी कि आपको ये पाठ अच्छे से रीड करना होगा, तभी आप इसके MCQ कर पाएंगे। आशा है आपको ये पाठ का दौरान अच्छे से समझ में आ गया होगा, पाठ आपको याद आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।